कदम पीजी सोर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग में ही न्यूमेरिकल्स निकाल देंगे। नहीं, पूरे रैंडम उठाएंगे एक साथ, ठीक है। नहीं हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा। ऊर्जा के स्रोत, ठीक, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार और स्रोत चाहिए प्रकार में, ठीक है। स्रोत कर देते हैं, टाइप्स नहीं है। तो हमारे पास कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं? दे आर द टाइप्स। इज ऑल्सो अ टाइप। सन से क्या मिलता है हमें? सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट। सोर्सेस सन, ठीक है। वुड और लकड़ी, तो वुड और लकड़ी में क्या पड़ता है? नेक्स्ट, राइट है ना? हाँ राइट है ना। और किससे एनर्जी मिलती है? खाना और खाना और फूड एक ही चीज़ होती है। और स्रोत हमारे लिए कौन सा है? पानी, खाना, सोलर एनर्जी, ये हमारे लिए है। गाड़ी के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक है। घर में खाना पकाने के लिए सिलेंडर, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी यानी गैस, ठीक है। उसके बाद सन भी बताया था मैंने। हवा से भी कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो हवा भी एक एनर्जी है। तो इसमें दो टाइप के एनर्जीज होती है, जो खर्च करने के बाद हमें कोई गिल्ट नहीं होती, यानी फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, खर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एग्जाम्पल, खर्च करने के बाद बहुत तकलीफ होती है, ये लकड़ियाँ काटो, जलाओ, उसके बाद और बहुत ज़्यादा जो चल रहा है आज, जो बढ़ रहा है, 36 रुपये बढ़ चुका है अभी तक एक साल में पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोल, गैस, जिनके भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये आते हैं नवीकरण स्रोत में। और जो जिसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये है नॉन रिन्यूएबल। ये क्या आते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जो क्या हो सकते हैं? बार बार यूज़ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? बार बार यूज़ नहीं कर सकते नहीं इनको। वे होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इनमें कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, देन पेट्रोल, डीजल लिख सकते हो आप, ठीक है। कोल है, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो ये चीज़ें क्या किस में आती है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक बार हो गया ख़त्म। हाँ, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोल, पेट्रोल, वुड। ये समझने लायक है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। कोल, पेट्रोल, वुड, ये क्या करते हैं हम लोग? यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते? पहले स्टोर करते, गाड़ी में स्टोर करके ही रखते हो ना, या फिर टंकी में स्टोर करते हो और फिर यूज़ करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, तो वो होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, ये अनवीनीकरण है, और के बाद डैश है, ये होता है नवीनीकरण।
तो ये क्या क्या है हमारे पास, ये क्या, ये सिलेंडर। आप ही बताओ। अरे सन है, सोलर एनर्जी। उसके बाद विंड है, हवा, हवा से भी टरबाइन घूमते हैं, वो देखे होंगे आपने, विंड। सूरज, हवा। उसके बाद हाइड्रोलिक पावर प्लांट, पानी से ऊपर से झरना बह रहा है, टरबाइन हमने नीचे रख दिया, वो घूम रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर यानी पानी की ऊर्जा। तो ये क्या है, नवीनीकरण स्रोत है, नवीकरण स्रोत है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है तो दोनों में? सिंपल सी ये बात है कि ये खर्च हो गए तो हमें तकलीफ होगी और ये खर्च हुए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैक्सिमम इसका ही यूज़ करना है हमें, ठीक है, इसका यूज़ कम करना है, इसका क्यों मैक्सिमम करना है, इसका यूज़ कम करना है। फिर हम लोग ये यूज़ क्यों नहीं करते, यही यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इसके भी रीजंस है कि ये जब हम ये जो यूज़ करते हैं ना, तब हमारे कॉस्ट बहुत लगती है, पैसा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। जो प्लेट्स बनाते हैं सोलर की प्लेट, उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है। उसके बाद ये कांस्टेंट नहीं रहता। अभी बारिश का मौसम आया था, तो मौसम आने की वजह से बारिश आ गई, तो बारिश की वजह से ये यूज़ में नहीं आया। उसके बाद बादल छा गए तो भी यूज़ में नहीं आता, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका। उसके ऊपर से कॉस्टिंग ज़्यादा है। ये हवा चली तो चली, नहीं चली तो टरबाइन रुके रहेंगे, तो इसकी वजह से पावर ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी नहीं। पानी रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो धूप काले में पानी ख़त्म हो जाता है, तो पानी ही नहीं रहा तो टरबाइन नहीं घूम पाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें ये हमने क्या करके रखी है, स्टोर करके रखी है ना हमारे पास, टंकी में, गाड़ी में, पेट्रोल में, टैंक में है। तो ये स्टोर करके रखने के लिए करने के बाद ये कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बट ये नहीं करना चाहिए, हमें इसका ही उपाय ढूंढना चाहिए। तो और नवीकरण स्रोत और नवीकरण स्रोत में डिफरेंस समझ में आ गया। ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्स, डिफरेंस समझ में आया। ये स्टोर करके रख सकते हैं, ये स्टोर करके रख सकते हो क्या आप? हाँ, अभी ये पानी स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, डैम्स में। लेकिन वो डैम भी क्या रहता है, ग्राउंड में स्टोर करना पड़ता है। छत पे पानी स्टोर करके रखेंगे क्या? नहीं। फिर ग्राउंड से हम लोग एनर्जी कैसे बनाएंगे? उसके लिए दूसरी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेन है कि कॉस्टिंग है और अनप्रेडिक्टेबल है। ये क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं और हमें पता है कि कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया है कि अगले 50 साल तक यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोल यूटिलाइज करने लायक कोल है, कोयला यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या, नहीं अभी से 30 साल तक हम लोग और कोयला यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह है, धनबाद वगैरह में बहुत ज़्यादा कोल मिलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कैसा है, जहरीली गैसेस है, इसलिए वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट चंद्रपुर में भी मिलता है हमारे पास कोयला। और मैंने कोयले के टाइप बताए थे क्या आपको? कोयले के 4 टाइप होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। ये 4 टाइप के कोयले होते हैं। एक्चुअली बिटुमिनस सेकंड नंबर पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड, थर्ड लिग्नाइट, चौथा है पीट। ये कोयले के टाइप है।
इनके नाम हिंदी में भी ऐसे ही है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा है वो एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसकी कार्बन की कंटेंट जो होती है ये 95% तक होती है। ये कार्बन कंटेंट के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कार्बन कंटेंट 95% तक, कार्बन कंटेंट 80% तक, कार्बन कंटेंट 50% तक और कार्बन कंटेंट 30 यानी 40%। ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 95, 80, 60 और 40। और इंडिया में मिलता है ये, इंडिया में क्या मिलता है? पीट मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोर्स किसके है? पीट के है। तो कार्बन कंटेंट अगर 40 है तो ऑब्वियसली पावर प्लांट पावर कम जनरेट करेगा क्योंकि हीट ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंडिया में पावर प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी 34% ही है। पावर प्लांट जो है हमारे पास तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 34 है। यानी 100 किलो अगर कोयला जलाते हैं हम लोग तो उसकी जितनी एनर्जी बनती है उतनी कितनी रहती है? सिर्फ 34%। यानी 100 किलो जलाने पर हमें सिर्फ 34 किलो की ही एनर्जी मिलती है। कहने की बात ये है 100 किलो अगर जलाते तो सिर्फ 34 किलो की एनर्जी मिलती है। ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट हमारा कोराडी का। उसमें अगर उसने 100 किलो कोयला जला दिया तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 34% ही एनर्जी उससे मिलेगी। क्यों? कार्बन परसेंटेज 40 के नीचे है, 40 ये मैक्सिमम लिमिट है। और 100% तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये बताया कि 100% कोई प्योर चीज़ है ही नहीं। 99.99 कर सकते हैं लेकिन 100% नहीं होती। बट इंडिया में ये चलता है, ये अमेरिका में चलता है, कुछ जगह पे हमारे पास विटामिन्स भी मिलता है, ठीक है। बट मैक्सिमम हमारे पास पीट ही है, चंद्रपुर वगैरह से आने वाला। तो इसीलिए हमारे पावर प्लांट की कैपेसिटी इतनी है। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से, ये कोल की वजह से। तो ये सभी क्या है? रिन्यूएबल है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल है। जो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार यूज़ कर दिया तो हो गया उसका काम। अभी हमारे पास क्या है? 2050 तक चलने वाला कोल है। उसके बाद क्या करेंगे? ये लिख लिया ना? इसके बाद क्या करेंगे? हमारी जो पीढ़ी आएगी आगे में, आएगी ना, आज से 10 साल बाद, 50 साल, 30 साल बाद जो पीढ़ी आएगी हमारी, ठीक है, तो वो क्या यूटिलाइज करेगी? फिर न्यूक्लियर यूज़ कर सकती है। बट न्यूक्लियर कैसा है? हार्मफुल है। एक बार हमने अगर न्यूक्लियर यूज़ कर दिया तो न्यूक्लियर वेस्ट को, 1 ग्राम न्यूक्लियर वेस्ट को, जो वेस्ट निकलता है ना वो भी रेडियो एक्टिव होता है, उसको 10 mm के पहले एल्यूमिनियम ब्लॉक में बंद करना पड़ता है। उसके ऊपर सिरेमिक दीवार चढ़ानी पड़ती है, ठीक। तब वो धीरे 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 50 से 60 साल बाद डिग्रेडेड होता है, ठीक है। तो ये इतने ही, ये बार बार ब्लॉक्स बनाते रहेंगे क्या हम लोग? तो इसके लिए हमारे पास नए नए रिसोर्सेस हम लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हम लोग कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे। तो अभी जो नए में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो निकले हैं तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो सोलर के ये निकले बड़े बड़े, तो वो सिर्फ प्रकाश पे, लाइट, सिर्फ लाइट पे ही यूज़ होते हैं। नहीं समझ में आया कि क्या बोलना चाहते? जो नए में सोलर प्लेट्स निकली है ना, ये वाली ऐसे देखेंगे आपको घरों की छतों के ऊपर, अरे लगे होते हैं सोलर प्लेट, देखना कहीं भी किसी के घर के ऊपर। तो जो नई वाली प्लेट्स निकली है उसको हीट की ज़रूरत नहीं। ऐसा अगर प्रकाश है, ये जो घर में अभी इतना है, यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश है क्या ये रूम पे, तो इतने प्रकाश में भी ये एनर्जी बनाना चालू कर देती है। इसको सिर्फ थोड़ा सा लाइट चाहिए। अभी जो नए नए एडवांसमेंट हुए तो इसको थोड़ा सा ही लगता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है भारत सरकार, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर एनर्जी लो। इसके लिए सब्सिडीज़ वगैरह भी उन्होंने चालू कर दिए कि कॉस्ट है ना, मैंने बोला था कि कॉस्टली है ये, तो इसके ऊपर 25% 40% सब्सिडी देना उन्होंने चालू कर दिए। तो ये गुड बैड लिख के कुछ मतलब नहीं है हमारे को, जीवाश्म, ठीक है।
गुड एनर्जी बैड एनर्जी वही है। ज़्यादा पावर मिले वो गुड एनर्जी है, कम पावर मिलता है बैड एनर्जी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कहाँ से मिलता है हमें? पेट्रोल डीजल, ज़्यादा पावर मिलता है, जितना भरोगे उतना ही चलेगी गाड़ी। ठीक है, सोलर एनर्जी अबंडेंटली अवेलेबल है, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉस्ट। उसके बाद मौसम चेंज की वजह से वो हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। तो इनमें वही डिफरेंस है कि ये नॉन रिन्यूएबल है तो इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करके नहीं रख सकते। और ये अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कर सकते कि कौन से दिन कितनी धूप रहेगी। तो इसके लिए अभी यूटिलाइजेशन चल रहा है, बट अच्छा यही है रिन्यूएबल। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए और इसके लिए उपाय चल रहे हैं अभी। हो सकता है अभी तो 50% नहीं 5% घरों में सोलर का होगा। ठीक है, 10 साल बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद कम्प्लीटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा क्योंकि कोयला तो ख़त्म ही हो जाएगा ना हमारा। और इसीलिए अभी फ़िलहाल में प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है, ख़त्म हो रहा है ना, सोर्सेज ख़त्म हो रहे तो प्राइस बढ़ रही है पेट्रोल के। और इसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ रही है। ठीक है, मैंने ये बताया था एलन मस्क ने क्या कर दिया था अभी, उसने फ़िलहाल ऑडी के साथ टाई अप कर दिया और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के प्लानिंग में अभी ज़्यादा चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे अमीर है टेस्ला का मालिक। ठीक है, और उसने क्या कर दिया अभी ऑडी के साथ टाई अप कर लिया, वो चल रहा है। तो वो हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं, बट जनरली वो क्या कर रहे हैं, इसका यूटिलाइज करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइज करके क्या बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। और इससे क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ चार्ज कर रहे हैं, यानी पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो ये चल रहा है। तो फ्यूल्स कैसे बनते हैं? फ्यूल्स अभी हम लोग चलेंगे फ्यूल्स के ऊपर। फ्यूल्स फॉसिल्स क्या होता है? ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है? करोड़ों साल से जो दफे हुए मुर्दे हैं, करोड़ों साल से लाखों साल से जो दफन किए गए जो मुर्दे हैं, उनके ऊपर प्रेशर गिरता है। हमारा शरीर सिंपल सा है, कार्बन का बना हुआ है, ये तो बात सुनी होंगी आपने। शरीर कार्बन से बना हुआ है, ये समझता है, ये बात सुनिए। तो ठीक है, अभी अभी तो जलाने की प्रोसेस है, लेकिन लाखों साल पहले जो युद्ध हुए थे, हज़ारों साल पहले जो युद्ध हुए थे, हम तो यही पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से हिस्ट्री पढ़े ईसा पूर्व, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5000 साल पुराना ही इतिहास है। ईसा पूर्व अभी से लेकर 5000 साल पुराना ही इतिहास है, उसके पीछे वाला है क्या? नहीं। तो ये तो पता है हमें कि 1 से 1.5 लाख पहले पृथ्वी पर वो चालू हुई थी उत्पत्ति, फिर वो सामने बढ़ते गए, फिर बंदर से होमो सेपियन हम लोग ऐसे बढ़ते गए, आगे आते गए। तो ये जो लोग हैं तो वो पहले तो जलाते नहीं होंगे, तो ये ज़मीन के अंदर दफन हो गए होंगे, या फिर कोई भूकंप आया होगा तो ज़मीन के अंदर चले गए होंगे। तो पृथ्वी के जो इनर पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे हैं ऊपर में, ये पार्ट्स में वो दफन हो गए। कंटिन्यूस इसके ऊपर प्रेशर गिर रहा है, हम लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, ठीक। प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है ये कार्बन का डिवीज़न हो गया, और ये लाखों साल से वो अपने आप में गलते हुए ये क्या बन गए, ये ईंधन में कन्वर्ट हो गए। सिंपल सी बात है। ज़मीन के अंदर लाखों साल रहने के बाद इसमें क्या क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, कुछ अलग पार्टिकल्स भी होंगे एयर की। लाखों साल दफन होने के बाद इसका कन्वर्शन किस में हो गया, ईंधन में हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन हमें क्या मिलता है, कौन से कंट्रीज़ में मिलता है, रेगिस्तान वाली कंट्रीज़ में। पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इतिहास उसी एरिया का है। सबसे पहले अफ्रीका खंड था, और ये जितने कॉन्टिनेंट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, पता है आपको? कॉन्टिनेंट क्या होता है पता है? एशिया पता है, अफ्रीका पता है, तो ये खंड है, इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका एक ही था, फिर क्या हुआ, ऐसे भूकंप आए, ऐसे छोटे मोटे भूकंप आए ना, तो इसकी वजह से इनके क्या हुआ है, डिवीज़न हो गए। भूकंप आए, पानी गया, फिर डिवाइड होते 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 ये सब अलग अलग हो गए। तो अफ्रीका सबसे पहला था, उसके बाद इधर एशिया हो गया, फिर उसके बाद उधर अमेरिका चला गया, ठीक है, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया, अंटार्कटिका हो गया। तो ये सब डिवाइड हो गए। लेकिन ज़मीन के अंदर ये चीज़ें क्या होती, जमा होती रही, अंदर फिट ही रही।
उसके ऊपर प्रेशर गिरता गया और प्रेशर की वजह से ये क्या हो गया, ईंधन में कन्वर्ट हो गया। डायमंड जो है, जो कोयले की खान में मिलता है, पता है ये हीरा कोयले की खान में मिलता है, ये सेंटेंस सुना है, ये रियली ट्रू है। क्यों? क्योंकि लाखों साल से ये कोयला दबा हुआ है, उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर गिरने की वजह से भी इनके क्या हो गए, डायमंड में कन्वर्शन हो गए। आप अगर ज़मीन के नीचे कम से कम अगर 1-2 हज़ार किलोमीटर नीचे जाते हो तो आपको डायमंड की खान मिल सकती है, लेकिन उतना जाना हमारे लिए अभी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है फिलहाल। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा यही पार्ट था कि ईंधन कैसे बने। तो कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई हो गया। जैसे हमने देखा है कि बोरिंग देखी है आपने, क्या करते हैं, कंटिन्यूस नीचे प्रेशर देते हैं और पानी क्या होता है फिर ऊपर आता है। उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्रेशर दे दिया तो कंटिन्यूस पानी या फिर हमारा ईंधन क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपर आना चालू हो गया। ठीक है, तो ये एक वेल में ही है, कुएँ में। ठीक है, तो ये इराक ईरान में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं डायरेक्ट कुएँ। हमारे यहाँ डायरेक्ट कुएँ नहीं है और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये ईंधन कैसे बना समझ में आ गया। ज़मीन के नीचे दबे थे, ठीक है, क्या क्या प्लांट्स, एनिमल्स, उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर गया तो लाखों साल से वो बनते उसका कन्वर्शन कार्बन में हो गया और डिफरेंट टाइप के ईंधन बनते हैं। तो सबसे पहले तो रॉ ईंधन भी बनता है। ज़मीन से क्या निकलता है, मट्टी का तेल, रॉ ईंधन ही निकलता है। उसके बाद हम उसके प्रोसेसिंग प्लांट में डालते हैं, उसको पेट्रोल में, सबसे प्योर जो होता है वो गैसेस में बन जाता है। उसके बाद पेट्रोल में कन्वर्शन करते हैं हम लोग। पेट्रोल भी कौन सा, 2 टाइप का आता है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो ईंधन है जेट का, जेट यानी एरोप्लेन का, वो प्योर रहता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू और बाइक। ठीक है, उनका ईंधन क्या होता है, प्योर रहता है। तो वो उस स्केल में आता है, प्योरेस्ट स्केल में उसकी ब्लू फ्लेम आती है। ठीक है, हमारे ब्लैक या वाइट फ्लेम में चलता है। ठीक है, वो प्योर रहता है। उसके बाद गैसेस निकलते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट टाइप के ईंधन हम लोग बनाते हैं। तो एक रॉ यानी मिट्टी का जो तेल है उससे ही हमारे सभी ईंधन बने हुए, नेचुरल गैसेस भी। ठीक है, सभी चीज़ें हम लोग ये इससे ज़मीन से निकालते हैं। तो ये हो गया ईंधन के बारे में। तो इसमें इसका भी जो साटा है वो क्या है, समाप्त होने पर आया है। तो इसके लिए हमें दूसरी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉलेज के लिए आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोयले की यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं, फिर है कोयले की यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं। कोयला हम लोग ईंधन है, घर में भी जलाते हैं कोयला। ठीक है, घर में जला के क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। ईंधन है, पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ट्रेन में भी यूज़ करते थे पहले कोयला, देखा गदर। ठीक है, ट्रेन चलाने के लिए भी कोयला यूज़ करते थे। क्या, हाँ, प्रेस में भी यूज़ करते हैं। प्रेस मीन्स आयरन। ठीक है, कोयले की आयरन, इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद पेट्रोल, एक लिख लो, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल। पेट्रोलियम, वो तो बेसिक है, आपको उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में वो जो जैसा क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक है, वो कार्बन से बने हुए हैं सभी, डायमंड, गोल्ड, ठीक है, ग्राफाइट, सिर्फ गोल्ड ही क्या है, अलग चीज़ है। पेट्रोलियम, तो ये 2 चीज़ों से बना है, पेट्रो और लियम। तो पेट्रो को, ये सर पेट्रोलियम, पेट्रो को कहते हैं रॉक या शैल। रॉक क्या कहते हैं, शैल। रॉक तो पता होगा ना, ठीक है, रॉक या शैल कहते हैं। लियम को कहते हैं हम लोग ऑयल या तेल। पेट्रोलियम का यही मतलब होता है, रॉक ऑयल, शैल का तेल। रॉक ऑयल या फिर शैल का तेल, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रो एक ग्रीक वर्ड था,
तो रॉक ऑयल जो हमें मिला है वो आप अगर पेट्रोल के खान देखोगे तो एक बड़ा सा पत्थर ज़मीन के अंदर में रहता है, उसके अंदर ये क्या बनाता है, एक पेट्रोल के खान है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का मतलब यही होता है शैल का तेल या फिर रॉक ऑयल, सिंपल। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाँ गैसेस कौन सी होती है ये लिख लो। पेट्रोलियम, पेट्रोल में है हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होता है, और कुछ सल्फर भी होता है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इसके साथ साथ डर्ट डस्ट तो है ही, तो उसको काउंट नहीं करते हम लोग। मिट्टी में है, डर्ट डस्ट है ना, मिट्टी तो है ही। ठीक है, तो पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी आता है। इसके साथ साथ ये भी एक क्वेश्चन किया था हमने जब डेंसिटी पढ़ा था। पेट्रोल की डेंसिटी क्या होती है, क्या बोला था, वाटर से। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, किसी से भी रहे, वाटर, किसकी भी रहे वाटर, तो वाटर से पेट्रोल। ठीक है, तो ये तो 1000 है, ये तो बेस है, तो ये 725 वगैरह आती है। आप लोग यहाँ पे देख लेना, पेट्रोल पंप पे जाना, उसकी डेंसिटी लिखी रहती है 725, 740, 749 वगैरह लिखी रहती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी लिखी रहती है बाकायदा बोर्ड पे, जो पैसे वाला काउंटर रहता है उसके बाजू में लिखी रहती है उसकी डेंसिटी कितनी है आज। ठीक है, तो डेंसिटी कम रहती है 750 तक kg पर डेंसिटी। पेट्रोल की डेंसिटी 725 से लेकर 750 kg पर मीटर क्यूब, डिपेंड करता है आप जैसे देखोगे, इसलिए ये हमेशा पानी के ऊपर ही तरंगता है। ठीक है, 25 to कहाँ तक रहते, 750। हाँ वहाँ पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको डेंसिटी, ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा कि कम रहती कि ज़्यादा रहती है वाटर से, बस इतना ही पूछेगा। तो कम रहती कि ज़्यादा रहती है, कम रहती है बस। पेट्रोल फिलहाल में, ठीक है, 5% से लेकर 10% तक इथेनॉल ऐड करो बोल रहा है इसमें। एक्चुअली क्या हुआ है, हमारे पास पेट्रोल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रहा है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। और प्राइस बढ़ना अच्छी बात है क्या, नहीं, हमारे को पता है जेब से बहुत पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके प्राइस कम करने के लिए इसमें एक पार्टिकल ऐड करो, दैट इज़ कॉल्ड एज इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल एक लिक्विड है जो हेल्प करता है इसको रन करने के लिए, बट इससे पोल्यूशन हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कितना परसेंट, 5 से 10% इथेनॉल ऐड करने के लिए बोला गया है सरकार की तरफ से कि ऐड करो। इसकी वजह से कॉस्टिंग क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम हो जाएंगी ना इसकी वजह से, तो इसीलिए इथेनॉल ऐड करने के लिए बोला गया है। तो आप कभी कभी कोई पेट्रोल पंप ऐसे देखोगे जैसे वहाँ पे लिखा होगा 5% इथेनॉल एडेड रहता है, 5% इथेनॉल एडेड या 10% इथेनॉल एडेड के भी पावर यानी पेट्रोल पंप निकले हैं, और नागपुर में भी है 1-2 जगह। ये किस लिए हो रहा है, ताकि कॉस्टिंग कम कर सके, पर इससे कॉस्ट कम नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ, तो उसमें प्योरिटी बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, ना कम हो जाएंगी। जितना लाइट लगेगा उतना ज़्यादा जल्दी बर्न होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, समझ लो अब हमारे को ये दे रहा है तो उसकी डेंसिटी इतनी हो जाएगी बस। 725 कम डेंसिटी का बस। ठीक है, और इथेनॉल ऐड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में ताकि उसका कॉस्टिंग कम कर सके, बट ज़्यादा इथेनॉल भी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, गाड़ी के इंजन खराब होना चालू हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ हम लोग पेट्रोल पे चला रहे तो उसको पानी पे चला सकते हैं क्या,
ऑब्वियसली नहीं चला सकते। तो कंडीशन वैसी हो रही है, एक फ्यूल अगर डीजल के गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दिया तो नहीं चलेगा, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया तो नहीं चलेगा। क्यों? उसका अलग पैरामीटर है कि कॉम्प्रेशन नहीं बनता उतना गैसेस का, ठीक है, वो अलग चीज़ में जाते हैं इंजन की तरफ, ठीक है, तो नहीं चलते। कोई चीज़ जिस चीज़ से चलने वाली है उसी चीज़ से चलेगी। तो इसीलिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा माइनरली ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फीचर्स थोड़े बहुत सेम है, बट वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। यानी एक चीज़ ऐड कर रहे हैं पैसे कम करने के लिए तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी पोल्यूशन, तो उसको रिड्यूस करना ही है। तो इसलिए इसको फेल करके कहा गया है 5% से 10% ऐड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस, ये इम्पॉर्टेंट है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या होते हैं? पेट्रोलियम गैसेस यानी घर में यूज़ होने वाली गैस, घर में यूज़ होने वाली गैस, ठंडा, रेड कलर, तो एक हाँ एलपीजी, तो उसे ये भी लिख लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घर में जो आती है एलपीजी आता है ना, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे कहते हैं एलपीजी, एक टाइप है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि एलपीजी में कौन से गैसेस यूज होते हैं। एलपीजी में यूज होता है ब्यूटेन विथ आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन विथ आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बो रहता है एलपीजी में, इस पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ब्यूटेन प्लस की दोनों ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बो रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन से फॉर्म में होता है? पहले घर में गैस जलाते हैं तो कौन से फॉर्म में जलती है? गैस। और वो फॉर्म में कौन सी होती है? ठंडा भारी क्यों लगता है? पानी रहता है, पानी नहीं रहता, ये ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस रहता है, ठीक है। वो अंदर हाई कॉम्प्रेशन की वजह से वो अंदर क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही हमने नॉब ओपन किया तो कॉम्प्रेस वाली चीज़ हमेशा क्या होती है? ऊपर आती है। तो जैसे वो एयर में आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर बर्निंग चालू होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि हंडे का कलर रेड ही क्यों होता है? ये पता है? नहीं, आपको दूसरे भी कलर के मिलेंगे, लेकिन अभी प्रॉपरली आप जब देखोगे उसके ऊपर भी देखना, ब्लू के बीच में एक रेड पट्टी ही होती है। जो बड़े सिलेंडर आते हैं ना, ठीक है, जो 20 केजी के जो सिलेंडर आते हैं, आपको घर में तो नहीं, डोमेस्टिक में नहीं, लेकिन ढाबे वाबे पे दिखेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, उसके बीच में एक ब्लू के बीच में एक रेड पट्टी आती है। वो छोड़ो, लेकिन आपके घर में जो सिलेंडर आते हैं, भले आप HP का लो, ठीक है, इंडियन का लो या किसी भी कंपनी का लो, वो कौन से कलर में आता है? रेड। क्यों? डेंजर कलर। वो डेंजर कलर के लिए नहीं है, वो डेंजर ये है कि ये फट नहीं सकता, इसके लिए होता है। वो सेफ्टी फीचर्स के लिए रेड कलर में आता है, कि रेड कलर क्या प्रतीक दिखाता है? कि ये फट नहीं सकता। अभी आप बोलोगे अरे सिलेंडर तो फटते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से। यानी वो जो सील प्रूफ है ना, देखना बीच में से ऐसे वेल्डिंग की हुई रहती है, ठीक है, तो वो टोटली सील प्रूफ है। हमारी अगर लापरवाही होती है, हमने अगर चोक कर दिया या फिर डायरेक्ट आग लगा दी उसको, तो वो क्या हो सकता है? फट सकता है। लेकिन किसी भी तरीके से वो फटता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरी मस्जिद से भी सिलेंडर वाला नीचे फेंक देता है, उसको मिट्टी पर फेंकता है, ज़मीन पर नहीं फेंकता, तो वो फटता नहीं है। कभी गए हो सिलेंडर गोदाम में गए हो, तो वहाँ पे देखना वो गाड़ी से फेंक देता है डायरेक्ट नीचे सिलेंडर, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो वही दर्शाता है कि ये फटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट रहती है किसी चीज़ की, और उसी लिए उसकी जो पैकिंग रहती है ऊपर में, वो देखना कि हर तरीके से ऐसी घेरी हुई रहती है, और यहाँ पे वो नॉब होता है,
तो सबसे कमज़ोर पार्ट यही है उसका, और ये सबसे स्ट्रांग पार्ट है। तो ये कभी आपको रेड कलर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो फट सकता है। ये फटता नहीं है, इसलिए वो रेड कलर में देता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। C3H10 फार्मूला है, C3H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10। आइसोब्यूटेन का भी फार्मूला यही है, सेम केमिकल नंबर डिफरेंट केमिकल फार्मूला, आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक ही फार्मूला है, C4H10। ठीक है, समझ में आया? रेड कलर क्या दर्शाता है? वो फटने लायक नहीं है, यानी फट नहीं सकता, नहीं फटने लायक नहीं है ना, हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। इसलिए तो डायरेक्टली हम लोग सिलेंडर लात मार मार के लेके जाते, फिर उठा के रखते, फिर नॉब निकालते और लगा देते हैं। उस वो लात को हम कभी उसके यहाँ पे मारते क्या? सिर्फ सिलेंडर को। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जिसे कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस के आपको ये दिखेंगे, जैसे हमारे पेट्रोल के ये है ना, तो वहाँ पे LNG के ये प्लांट दिखेंगे आपको, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। अरे LNG के प्लांट्स लगे हुए हैं ना, गैस पेट्रोल पंप लगे हैं, ये पता है? पेट्रोल पंप नहीं होते वो, LNG प्लांट होते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं, पता है? तो LNG होता है वो, लिक्विड नेचुरल, ठीक है, गैस, LNG लिक्विड नेचुरल गैस। हमारा जैसा LPG है ना, पेट्रोलियम गैस, वैसे ये नेचुरल गैस है। तो ये प्राकृतिक गैस होती है। LNG के प्लांट लगते हैं, है अगर आप इधर जाओगे तो है, एक दो जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है, या रोड से भी जाते हुए कि आपको ट्रैवल करते हुए तो ये प्लांट मिलेंगे। तो इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है ये, जिसे कहते हैं हम लोग मीथेन। इसमें क्या रहता है? मीथेन गैस रहती है। सभी किससे बने? कार्बन से ही बने, ठीक है, ब्यूटेन। तो C4H10 रहता, ये CH4 रहता है, मीथेन गैस रहती है इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये तो अभी तो हमने बताया कि ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सिंपल ऑटो के लिए, कार के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग ये घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे घर में यूज़ करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो ये तो अभी तो ज़मीन से निकली हुई है, घर में भी बना सकते हैं हम लोग इसे। गोबर गैस नाम सुना है? गोबर गैस, बायोगैस। गोबर गैस नहीं कहते जनरली, उसे बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? बायोगैस का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बायोगैस। बायोगैस या गोबर गैस क्या करते हैं? एक डोम बनाते हैं हम लोग, सिंपल डोम यानी सिंपल कुएं की तरह चेम्बर बना। इसके ऊपर, इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? गोबर डालते हैं। उसके साथ साथ पेड़ की पत्तियाँ, मिट्टी नहीं है, पेड़ की पत्तियाँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पेड़ की पत्तियों में भी कार्बन है, ठीक है। उसके बाद कोई सड़े गले मांस या खाना, फूड है, ठीक है, ये वगैरह डालते हैं। और उसके ऊपर हम लोग रखते हैं एक डोम, ठीक है। नहीं, प्लास्टिक नहीं डालते, प्लास्टिक नहीं डालते। क्यों? डिकम्पोज नहीं होता, पिघलता नहीं, पिघलता है, डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है।
तो यहाँ पे डाल दिया तो ये अंडर प्रेशर में आ गया। तो ये अंडर प्रेशर में आने के बाद ये क्या होता है, एक गैस बनाता है, ठीक है। तो वो गैस होती है मीथेन गैस, और वो हम लोग क्या करते हैं, एज एन फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग चूल्हा जला सकते हैं यहाँ। तो ये बायोगैस का एक प्लांट होता है। सिंपल है, बायोगैस से हमें क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, ठीक है। ये प्रोसीजर समझने की बात नहीं है, बट आपको ये अभी शहर में तो बहुत कम देखने को मिलेगी, नहीं के बराबर, लेकिन गांव में ये पहले यूज़ करते थे, ठीक है। अभी गांव में भी सिलेंडर आ गए तो ये बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि इसके लिए क्या है, हमेशा हमें को ढूंढना पड़ता है कि काऊ डंग कहाँ मिलेगा, या फिर हमारे खाने पीने की चीज़ें, उसमें भी प्लास्टिक वास्टिक नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, चोक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर पानी गया तो और प्रॉब्लम है, पानी से डाइल्यूट हो जाएगा, गैस बनना कम हो जाएंगी। तो ये ड्रॉबैक बहुत है, ठीक है। ये किस में आता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, बायोगैस में। ये किस में आता है, रिन्यूएबल, यानी बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल है। ठीक है। मर्केटन, एक सेंटेंस लिख लो, जो एलपीजी है ना, इसमें मर्केटन रहता है। मर्केटन एक पदार्थ है, C2H5SH, मर्केटन। मर्केटन, इसका फॉर्मूला ये मर्केटन। एक्चुअली जो आप अगर गैस चालू करते हो तो आपको कैसे पता कि गैस लीक है, आवाज़ नहीं आती, क्या आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो इसकी होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है आपको। गैस अगर लीक हुई तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना, वो इसकी स्मेल होती है। क्यों, ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि जलने वाला जो है, क्या बताया था मैंने, ब्यूटेन जो है और आइसोब्यूटेन है, इसको स्मेल नहीं रहती। अगर लीक हो गया और घर में पूरा फैल गया और स्मेल नहीं आई, और हमने खिड़की या दरवाज़ा या लाइट चालू कर दिया, माचिस की तीली जला दी, तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं उसमें, मर्केटन डालते हैं। क्या फार्मूला है, C2H5SH। एक्चुअली इसे इथेन सल्फर हाइड्रोक्साइड भी हाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। मर्केटन को ये इथेन सल्फर हाइड्राइड, मर्केटन नाम है, लेकिन इसे इथेन सल्फर हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इथिल मर्केटन, समझ में आया। और उसमें हाँ ठीक है, नेचुरल गैस में 95% तक इथेन रहता है, 95% तक। तो जनरल थिंग है, नेचुरल गैस जो होती है ना हमारी, उसमें 95% तक क्या रहता है, क्या बायोगैस नहीं, हाँ बायोगैस
बट ये अनप्योर होती है। लेकिन जो ज़मीन से निकलती है प्योर, उसमें 95% तक मीथेन होता है। नेचुरल गैस में 95% कार्बन मीथेन, मीथेन कार्बन नहीं। हम मीथेन कार्बन किस में है? कोल में, कोल में कार्बन है। इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन पे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। C और H से पूरी ऑर्गेनिक 95 हो सकता है, हाई ही नहीं हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। उसमें वो उसके हिसाब से तुम जितना गोबर डालते हो। जो भूमि से निकले गए हैं। अरे तो इसमें मीथेन गैस अपना पता है कि 95% रहती है नेचुरल गैस में। अब तो चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के सही है ना सर, सही है ना? क्या? ये पूछ रहे कि बायोगैस में कितना परसेंट रहती है, गोबर गैस को बायोगैस में कितना परसेंट मीथेन रहता है, तो तुम जितना गोबर और पत्ते डालोगे उस हिसाब से तुम्हारी गैस बनेगी। वैकल्पिक स्रोत क्या क्या है? वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक यानी ज़्यादातर मिलने वाली चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? ज़मीन से। ठीक है, अगर ज़मीन नहीं है तो कहाँ से मिलेगा फिर? किसके ऊपर जम करेंगे हम? पानी। तो फिर है जल विद्युत ऊर्जा, पहला है। तो ऊर्जा के हाँ, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो पहला है जल विद्युत, जल विद्युत स्रोत। हाइड्रोलिक एनर्जी, इसको हाइड्रोलिक एनर्जी। हाँ हाइड्रोलिक एनर्जी अभी तो बताया था। इंडियन सल्फर हाइड्रेट क्या हुआ? जल विद्युत, विद्युत मराठी, नहीं, हिंदी में भी विद्युत ही बोलते हैं, मराठी में ये बोलते हैं। आप अपने समझ हाइड्रोलिक का अर्थ जल विद्युत ही होता है। जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का होता है, ये बता देता हूँ मैं। नहीं समझ में है क्या बोलना चाहता हूँ मैं? जल विद्युत हाइड्रोलिक, जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक। फर्क समझ में आया अभी? विद्युत इलेक्ट्रिक के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी सिर्फ डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, बस इसमें लिखने वाली एक ही चीज़ है, ये क्या करता है? पानी यहाँ पे स्टोर है हमारा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहाँ गिरता है ये? कहाँ पे गिरता है? टरबाइन पे गिरता है। ठीक है, टरबाइन पे गिर गया, गिरने के बाद किस में कन्वर्शन हो जाता है इसका? अरे कौन सी एनर्जी में? ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये कौन सी है? मैंने क्या बोला था? फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है?
तो ये तो मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये भी कोई ऊर्जा होंगी, इसी से तो मिल रही है ना। तो ये कौन सी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियली स्टोर करके रखता है, फिर पानी आता है, पानी से क्या बन जाती है, उसके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्शन हो जाता है वो। ठीक है, उसके साथ ये तो हो गए हमारे जल विद्युत। दूसरा कौन सा है? मैंने क्या बनाया था? विंड। विंड से भी होती होंगी, तो विंड को कहते हैं पवन। पवन की ऊर्जा, विंड एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा टरबाइन रहता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे ये लगे रहते हैं ऐसे। आप अगर चिकलदरा वगैरह जाते हो तो आपको ये देखने को मिलेंगे, या फिर समंदर में भी लगे होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे खुला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, उसमें जो हवा की स्पीड है, स्पीड ऑफ एयर, वो होती है 3 मीटर पर सेकंड। अभी जितनी हमारी यहाँ पे बाहर में 0.5 या 1 वगैरह होंगे बाहर में, जब ज़्यादा हवा बहती है ना, तो वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती है। ये हवा इस पर स्ट्राइक होती है, ये रोटेट होता है, ये रोटेट हो गया तो यही फंडा है, रोटेट होकर वो एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। तो पवन से भी हमारी बिजली उत्पन्न होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो कितनी कितनी होती है तो ये नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा।